नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत स्वन गुण या ध्वनि गुण। ये प्रश्न कुछ इस तरह से आ सकता है कि ध्वनि गुण का विस्तार से वर्णन करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट करें। स्वन गुण क्या है, उदाहरण सहित बताएं, या स्वन गुण की विवेचना करते हुए उसकी सार्थकता स्पष्ट करें, या ध्वनि गुणों की परिभाषा देते हुए उसकी सार्थकता स्पष्ट करें। भाषा विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्वन गुण या ध्वनि गुण क्या है। हम ये जानते हैं कि स्वन क्या है, जो सबसे छोटी ध्वनि है उसे स्वन कहा गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर करण सिंह की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्वनियों का उच्चारण करते समय उन पर जो प्रभाव डाला जाता है वह प्रभाव ही ध्वनियों यानी स्वनों की सामान्य विशेषता है, जिसे ध्वनियों के अध्ययन में ध्वनि या स्वन गुण कहा जाता है। यानी जो भी हम बोलते हैं, जिनका भी हम उच्चारण करते हैं, उस समय उच्चारण करते समय जो प्रभाव पड़ता है किस पर, ध्वनियों पर। यानी कोई ध्वनि हम धीरे बोल रहे हैं, कोई ध्वनि है जिसको हम बहुत तीखा बोल रहे हैं, कुछ ध्वनियाँ हैं जो मध्यम होती है, तो वो प्रभाव कैसे होता है, स्वन गुण को कैसे प्रभावित करता है, वो आज हम यहाँ पर जानेंगे। अंग्रेजी में इसे साउंड क्वालिटी या साउंड एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें। ये जो परिभाषा है ये डॉक्टर करण सिंह की परिभाषा है। आप चाहें तो इसे परिभाषा के तौर पर भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसे भूमिका में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के बोलने का तरीका अलग होता है। शब्दों का उच्चारण परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है और व्यक्ति के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। तो हम अगर विशेष रूप से देखें तो भाषिक संरचना और वक्ता के जो बोलने की विशेषता है, उनके संयोजन से जो वाग व्यवहार में उत्पन्न विशेषताएं हैं, जिसके कारण अभिव्यक्ति में रूपगत और अर्थगत विशेषता आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है, यानी विशेषता आ जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वन गुण कहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये किस पर निर्भर करता है, बोलने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके वाग व्यवहार पर भी निर्भर करता है। उससे क्या होगा, एक तो भाषिक संरचना, दूसरा बोलने वाले के विशेष तरीके के आधार पर जो परिवर्तन आता है, किसमें, ध्वनि के उच्चारण में, वो अपने आप में एक विशेष उच्चारण है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वन गुण कहेंगे या ध्वनि गुण कहेंगे। अर्थात उस ध्वनि के उच्चारण में एक गुण आ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वन गुण या ध्वनि गुण कहेंगे। अब अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर जो स्वन गुण हैं ये 5 प्रकार के माने गए हैं। यानी स्वन गुण के अगर प्रकार देखें तो कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, मात्रा। तो पहला स्वन गुण क्या है, मात्रा है। किसी भी स्वन के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे हम मात्रा कहते हैं, यानी जो काल होता है। कोई भी जब उच्चारण करते हैं उसमें कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, मध्यम समय लगता है, उसी के आधार पर स्वन के गुण को हम मात्रा के साथ जोड़कर देखते हैं। यानी उस स्वन के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है, मात्रा काल कहलाता है। अलग अलग स्वनों के उच्चारण में अलग अलग समय लगता है, और इसी आधार पर पाणिनि ने, क्योंकि भाषा व्याकरणाचार्य रहे हैं पाणिनि जी, तो उन्होंने मात्रा काल की दृष्टि से इनको 3 भागों में विभाजित किया है, यानी इसके 3 वर्ग माने हैं। सबसे पहला क्या है, ह्रस्व। ह्रस्व में कौन से स्वर होते हैं, जो अ, ई और ऊ स्वर होते हैं, ये ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत आते हैं। क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में समय कम लगता है, तो ये ह्रस्व स्वर हैं, ए, ई और ऊ। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये तीनों ही जो वर्ण हैं इनका उच्चारण किया जाता है वो इसमें कम समय लगता है, अर्थात ये क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। तो ये इसका वर्ग विभाजन में ये मात्रा या काल के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर या दीर्घ। क्या है, दीर्घ स्वन कौन से हैं, एक मात्रा को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और 2 मात्रा को हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। ये कौन कौन से हैं, आ है, ई है, ऊ, ए, ओ और जो औ है। यहाँ पर क्या है, 2 मात्राओं का समय लग रहा है, तो ये कौन से स्वर हैं, दीर्घ स्वर।
यानी दो मात्रा कैसे, इसको बोलने में एक मात्रा का समय लग रहा है यानी कम समय का प्रयोग कर रहे हैं, और इसको बोलने में इससे दुगना समय, तो यानी दो मात्राओं का समय लग रहा है। तो ये कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मुख्यतः संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता। जहाँ पर तिगुना समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लग रहा है, इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है, इसमें तिगुना समय तीन मात्रा का समय यहाँ पर लग रहा है, यानी तिगुना समय यहाँ पर लग रहा है, तो इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है या प्लुत इनको कहा जाता है, इन ध्वनियों को। तो ये कैसे, जैसे उच्चारण करते हैं हम, जैसे ओम का उच्चारण करेंगे तो ये क्या है, एक लंबी ध्वनि हम निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, ये स्वन कौन सा है, ये मात्रा के आधार पर अगर देखें तो तीन वर्गों में हमने बांटा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। दूसरा अगर हम देखें तो स्वन का जो वर्गीकरण किया जा सकता है वो कैसे किया जा सकता है, स्वन का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, सुर है। सुर या इसे हम स्वराघात भी कह सकते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, ये स्वर तंत्रियों पर निर्भर करता है। देखिए स्वर तंत्रियों से दो प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है या दो प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण होता है, एक तो क्या है घोष और दूसरा क्या है अघोष। तो जो घोष ध्वनियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आती है, अघोष ध्वनियों में ये नहीं होता। कारण क्या है कि अघोष ध्वनियों में उच्चारण नहीं होता, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जबकि जो घोष ध्वनियाँ हैं उसमें जो वाग तंत्र है या जो हमारी स्वर तंत्री है वो उसमें खिंचाव उत्पन्न आ जाता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती बल्कि वो खिंचाव उसमें आ जाता है और वो संकरी हो जाती है, तन जाती है, और उसी से क्या होता है, सुर उत्पन्न होता है। और इसको भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त और तीसरा क्या है स्वरित। यहाँ पर अगर उदात्त की बात करें तो उदात्त का मतलब क्या है, उच्च, उच्च या श्रेष्ठ। उच्च स्वर को क्या कहा गया है, यहाँ पर उदात्त कहा जाता है। और ये जो बोलने वाला है या वक्ता है उसकी मनोदशा या भावों पर निर्भर करता है। अगर उसके मनोदशा आंदोलित है, वो खुश है, प्रसन्न है, तो स्वर तंत्रियों की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम देखें तो जो बच्चे और महिलाएं हैं उनकी स्वर तंत्रियाँ आकार में छोटी होती है और अधिक तनावदार होती है, जबकि पुरुषों की जो स्वर तंत्रियाँ हैं वो अधिक ज़्यादा तनावदार नहीं होती, अपेक्षा किसकी, बच्चों और नारियों की। पुरुषों की अपेक्षा बच्चों और नारियों का स्वर ऊंचा होता है और उसमें कंपन वृत्ति अधिक होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पतंजलि है उन्होंने उदात्त स्वर को भी तीन मुख्य बातों के साथ जोड़कर बताया है। एक तो ये कहते हैं कि आयाम पर निर्भर करता है। आयाम क्या है, ध्वनि का अवरोह, उसे इन्होंने आयाम कहा है कि जो उदात्त स्वर है इसमें तीन बातें होना ज़रूरी है। एक तो आयाम होना ज़रूरी है, अर्थात जो ध्वनियाँ है उसका अवरोह होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है, दारुणता। दारुणता अर्थात स्वर तंत्रियों में जो कसाव और तनाव आना आवश्यक हो जाता है, किसमें, उच्च स्वर में या उच्च सुर में। उसके बाद तीसरा क्या है यहाँ पर, अणुता। अणुता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, स्वर तंत्री में संकुचन या स्ताव, यानी संकुचित हो जाती है स्वर तंत्री। तो एक तो क्या है आयाम, जिसमें ध्वनि की अवरोह पर निर्भर करती है, ध्वनि का अवरोह कैसा है उस पर उदात्त सुर निर्भर करता है। दूसरा क्या है, दारुणता, यानी स्वर तंत्रियों में कसाव है या तनाव है तो ही स्वर कैसा होगा, उच्च होगा। उसके बाद अणुता, यानी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें संकुचन आ जाता है, सटाव आ जाता है, किसमें, उदात्त सुर में यानी उच्च सुर में। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो वो क्या है, अनुदात्त सुर। इसे निम्न सुर भी कहा जाता है, यानी निम्न यानी नीचा, जो उच्च स्वर है उससे नीचा स्वर क्या है, वो अनुदात्त है। इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम तनाव होता है और कंपन भी कम होता है। उदात्त और अनुदात्त ध्वनियों की क्रमिक योजना में अगर हम देखें तो सुर में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। वेदों में उदात्त स्वर से पहले अनिवार्य रूप से अनुदात्त स्वर होता है, यानी उच्च स्वर से पहले या उच्च सुर से पहले निम्न सुर का प्रयोग किया जाता है वेदों में, यानी प्रारंभ किससे होगा, निम्न सुर से, उसके बाद सुर उच्च हो जाएगा। उसके बाद है स्वरित। जो स्वरित सुर है
इसकी दशा कैसी होती है, ये सम दशा को दर्शाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्वरित। सम यानी समान, यानी ना तो ऊंचा है ना ही नीचा है, दोनों के मध्य का संतुलन बनाकर जो सुर निकलता है वो स्वरित सुर कहलाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखती है कि यहाँ अगर देखें तो उदात्त और अनुदात्त दोनों ही गुणों का सामंजस्य स्वरित सुर में रहता है। उदात्त और अनुदात्त की समन्वति के कारण ही स्वरित सुर में आरोह और अवरोह का स्वाभाविक जो सामंजस्य है वो यहाँ उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये हम स्वन के प्रकार कर रहे हैं। पहला हम जो प्रकार है इसमें वो है मात्रा, यानी स्वन गुण के प्रकार है। तो पहला गुण क्या है, मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा गुण क्या है, सुर पर निर्भर करता है। दोनों को ही हमने 3-3 वर्गों में विभाजित किया। ये विभाजन किसका है, जो मात्रा का विभाजन है ये विभाजन व्याकरणाचार्य पाणिनि का है, और जो सुर का विभाजन है ये किसका है, पतंजलि ने इस सुरों को वर्गों में विभाजित किया है। तीसरा जो इसका गुण है वो है बलाघात। बल और आघात दो शब्दों से मिलकर बना है, बल और आघात। बल का अर्थ क्या है यहाँ पर, शक्ति, बल यानी शक्ति, और आघात का मतलब क्या है, झटकना, यानी झटका देना, झटका, शक्ति से झटका देना, यानी बलाघात करना। जब वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने बात को जब प्रभावशाली ढंग से कुछ बोलना चाहता है तो उस प्रभावशाली अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए वो कुछ ध्वनियों, कुछ शब्दों या कुछ ऐसे वाक्य के अंश उनको झटके के साथ या उस पर बल देकर बोलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बलाघात कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार वक्ता जब बोलते हैं तो किसी एक बात पर थोड़ा बल देते हैं, यानी वहाँ पर आवाज़ में बल अनुभव होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बलाघात कहेंगे। जो शक्तिशाली स्वरतंत्रियाँ, मुख की सुदृढ़ मांसपेशियों और प्रबल प्राणवायु वाले ओजस्वी वक्ता ही अपनी बात को अपेक्षित शक्ति और प्रभाव के साथ व्यक्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ओजस्वी ओज के साथ वाणी उत्पन्न होती है वहाँ पर क्या होता है, बलाघात होता है, और बलाघात से अभिव्यक्ति में प्रभाव भी पड़ता है और जो हमारा संप्रेषण है वो सक्षम होता है, यानी अधिक सुदृढ़ होता है। बलाघात से जो ध्वनियाँ हैं वो शक्तिशाली बनाई जाती है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि बलाघात व्यक्ति की मानसिकता से संबंधित होता है। किस व्यक्ति की, जो बोल रहा है, वक्ता की। वक्ता जितना अधिक भावावेश में होगा उसकी भाषा उतनी ही बलाघात युक्त होगी। यानी जब हम जोश में होते हैं तो अपनी वाणी को या अपनी जो आवाज़ है हमारी उसमें एक अलग जोश होता है, या जब किसी में झगड़ा चल रहा होता है तो उसकी जो बात है वो अपने आप तीव्र और तीखी हो जाती है, यानी बातों में बल आ जाता है। वाणी के अनेक ऐसे शब्द हैं जिन पर वो जोर देकर बार बार उनको बोलता है, तो वो क्या है, बलाघात है। भाषिक स्तर पर अगर हम बात करें तो बलाघात को 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले क्या है, ध्वनित बलाघात। देखिए ध्वनित बलाघात में क्या होता है कि शब्द की किसी विशेष ध्वनि पर पड़ने वाले बलाघात को क्या कहेंगे, ध्वनि बलाघात। यानी ये प्रभाव किस पर पड़ता है, ये बल किस पर पड़ता है, ये बल ध्वनि पर पड़ता है। जब किसी भी शब्द में एक से अधिक ध्वनि वाले अक्षर हों तो शिखर ध्वनि पर ही बलाघात होता है। और ध्वनिगत बलाघात में बलाघात युक्त ध्वनि के ऊपर एक विशेष चिन्ह लगा दिया जाता है। वो चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ अगर रोम, रोम, रोम अगर लिखती हूँ तो यहाँ पर रोम, देखिए कैसे लिखा जाएगा अगर सही तरीके से हम देखें, र जमा ओ म, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोम, सबसे ज़्यादा बल किस पर आ रहा है, ओ पर आ रहा है। तो जब हम इसको लिखेंगे रोम तो इसके ऊपर चिन्ह लगा दिया जाएगा। ये चिन्ह लगाने का तात्पर्य क्या है कि इसमें बल आ रहा है, यहाँ पर आघात हो रहा है। तो ये, और अगर हम इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ तो ये जो ओ का जो उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बल पड़ रहा है। यहाँ से हमारा बोलना शुरू हुआ, यहाँ पर बल लगा और वापस हम इस पर आ गए, तो यहाँ रोम यानी ओ पर बल लगा रहा है, यहाँ पर क्या है, ध्वनिगत बलाघात है। उसके बाद बात करते हैं अक्षरगत
बलाघात पर। अक्षरगत देखिए शब्द से ही स्पष्ट है, यानी जहां पर एक से अधिक अक्षरों वाले शब्द में केवल एक ही अक्षर पर बलाघात होता है, शेष अक्षर बलाघातहीन होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, अक्षरगत बलाघात होगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उन पर बलाघात बिल्कुल भी नहीं, बाकी जो बच जाते हैं उन पर बिल्कुल भी बलाघात नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक तौर पर अगर हम देखें तो बलाघातहीन शब्दों पर भी बलाघात होता है, लेकिन वो दूसरों के बजाय कम होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं रावण, इस शब्द को अगर देखें तो यहाँ पर इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, र अ व आ और न। अब इसको अगर हम डायग्राम से समझने का प्रयास करें तो र और अ पे जोर जा रहा है, तो अ यहाँ तक आ रहा है, यानी बल लग रहा है। उसके बाद व रा व ण, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो आ ध्वनि है ये भी आगे जा रही है, तो इस पर बल लग रहा है, तो ये क्या बन गया, रावण। तो यहाँ पर अगर बल देखें तो सभी में आ रहा है, केवल एक में नहीं बल्कि थोड़ा बहुत बल अन्य पर भी लग रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा किस पर बल आ रहा है, अध्वनि के उच्चारण पर बल आ रहा है, तो रावण। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको विभाजित करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शब्दगत बलाघात। शब्दगत, जब बोलते समय वक्ता किसी विशेष शब्द पर बल देता है तो वहाँ पर क्या होगा, शब्दगत बलाघात होगा। जैसे मैं कहूँ उदाहरण के तौर पर कि आजकल श्रीनगर जाना आसान नहीं है, ये एक सामान्य बात है, लेकिन इसके साथ मैं कहूँ आजकल श्रीनगर जाना आसान नहीं है, यानी आजकल स्थिति खराब है, पहले जा सकते थे। या अगर ऐसा कहा जाए आजकल श्रीनगर जाना आसान नहीं है, अन्य कहीं भी सुविधा से जा सकते हैं, लेकिन श्रीनगर हम सुविधा से नहीं जा सकते। ये निर्भर करता है कि हम आजकल पर जोर दे रहे हैं, श्रीनगर पर जोर दे रहे हैं, यानी जिस भी शब्द पर जोर दिया जाता है वहाँ पर शब्दगत बलाघात होता है। इसके बाद है वाक्यगत बलाघात, यानी जहाँ पर वाक्य पर बल दिया जाए। वाक्य पर बल कब, जब बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं तो हम अपने आवेश में आ जाते हैं, या अगर हम देखें आसपास अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो बोलने वाला व्यक्ति अपने पूरी बात पर बल देकर कहता है, या फिर अंत में वो कोई ऐसा एक वाक्य कह देता है जिसमें कि सारी बात का वो भड़ास निकाल देता है। अगर हम बात करें, जैसे मंच पर कोई नेता भाषण देता है और कहता है कि फलां फलां बहुत घोटाले करने वाले हैं, देश को लूट कर खाने वाले हैं, उन्होंने अपना स्वार्थ के लिए ही देश की राजनीति की है, तो आखिर में अगर ये कहा जाए कि मैं तो कहता हूँ कि वे देश के हत्यारे हैं, तो यहाँ पर सभी चीज़ें वे देश के हत्यारे हैं, इसमें सभी कुछ आ गया। वो लुटेरे भी हैं, वो भ्रष्टाचारी भी हैं, वो देश के लिए गद्दार भी हैं, यानी एक अंतिम वाक्य में सारी बात सम्मानित हो गई, निष्कर्ष निकलकर सामने आ गया। तो उस वाक्य पर जब बल दिया तो वो क्या है, वाक्यगत बलाघात है। इसके बाद चौथा जो गुण है, ये तीसरा गुण था बलाघात, चौथा जो गुण है वो है वृत्ति का। वृत्ति क्या है, जो स्वाभाविक बोलने का तरीका है उसे हम वृत्ति कहते हैं। वाग व्यवहार, वाग व्यवहार यानी बोलने का व्यवहार। तो वाग व्यवहार के नैसर्गिक रूप को क्या कहा जाता है, वृत्ति कहा जाता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग तरीका होता है, उसका सुर, उसका ढंग, उसका उच्चारण, उसका शब्दों का चयन, उसके वाक्य विन्यास, ये कैसे होता है, उसके स्वभाव के अनुरूप ही होता है। जो वेग से हाथी लाकर जल्दी जल्दी डग बढ़ाते हुए तीव्र गति से चलता है, वह उतनी ही तीव्र गति के साथ बोलता भी है, यानी उसका स्वभाव होता है कि किसी के शरीर में अगर गति है, तेजी है, तो वो बोलने का तरीका भी उसका वैसा ही होगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे आपने देखे होंगे जो चलने में भी सुस्त है, कार्य करने में भी सुस्त है, तो उनके बोलने में भी सुस्ती दिखाई देगी। अब अगर बात करें इसके विभाजन की, तो पाणिनि ने वृत्ति के 3 भेद बताए हैं, द्रुत वृत्ति, मध्यम वृत्ति और विलंबित वृत्ति। यहाँ पर द्रुत वृत्ति की अगर बात करें तो भावावेग की स्थिति में, यानी जब भावों का वेग हो रहा हो, ऐसी स्थिति में बोलते समय द्रुत वृत्ति का प्रयोग नैसर्गिक रूप से होता है। जैसे हम पाठ को याद करते हैं, या कोई व्याख्यान रटते हैं, या हम कोई जप करते हैं, तो ये अपने आप स्वाभाविक रूप से ही हम द्रुत वृत्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, मध्यम वृत्ति।
मध्यम क्या है? जब धैर्य के साथ बोलने वाला जो व्यक्ति है वो धैर्य के साथ संतुलित वाणी का उपयोग करता है तो मध्यम वृत्ति होती है। जब हम कोई चिंतनपूर्ण या गंभीर वार्तालाप करते हैं उस समय मध्यम वृत्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से ही होता है। उसके बाद क्या है? विलंबित वृत्ति। विलंबित वृत्ति में क्या है? मंद गति से, विलंबित यानी विलंब के साथ, धीरे धीरे मंद गति से किए गए व्यवहार को हम विलंबित वृत्ति भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे अगर हम देखें, अध्यापक जो हैं वो जो आराम आराम से सोच विचार करके अगर अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कौन सी वृत्ति है? विलंबित वृत्ति है। या अगर हम देखें तो आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित होते हैं वो भी मंद गति से, ताकि सामने वाला उसको पूर्ण रूप से समझ पाए, धीरे धीरे उनका उच्चारण किया जाता है, ये बताया जाता है, तो वो क्या है? विलंबित वृत्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो पांचवा गुण है वो क्या है? संगम। पांचवा गुण क्या है? संगम। संगम भी ध्वनि गुण के अंतर्गत ही आता है। इसका अर्थ क्या है? वक्ता का एक ध्वनि से दूसरी पर जाना, यानी मेल होना। किसका? एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि से। वक्ता एक ध्वनि से दूसरी पर दो प्रकार से जा सकता है। एक जा सकता है अबाध गति तथा दूसरा जा सकता है सबाध गति से, यानी बिना बाधा के साथ और बिना बाधा के। जैसे हम कहें रोको मत जाने दो, इसको अगर देखें रोको मत जाने दो भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है? अर्थ में अंतर आ रहा है। इसको आप लिख के अगर देखो, रोको मत जाने दो, इसका तात्पर्य क्या है? कि रोको नहीं, जाने दो, उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, रोको मत जाने दो, यहाँ पर क्या है? कि रोक लो, जाने नहीं देना। ये तो कहता है जाने दो, ये कहता है नहीं जाने देना। अंतर आ रहा है, अर्थ में अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? संगम भी ध्वनि गुण के रूप में अर्थभेदक है, यानी संगम से क्या होगा? अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखें। इसके बाद है ध्वनि गुण की सार्थकता, यानी हमें ये बताना है कि ध्वनि गुण सार्थक है या नहीं। क्योंकि जब हमने ये प्रश्न मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वन गुण का महत्व क्या है या ध्वनि गुण का महत्व क्या है, स्वन गुण की सार्थकता क्या है या ध्वनि गुण की सार्थकता है या नहीं है। देखिए, अगर हम इसको विस्तार से इस पर अगर बात करें तो ध्वनि गुण की सार्थकता है। चाहे कोई भी रचना हो, किसी भी विधा पर कार्य किया जा रहा हो, वहाँ पर ध्वनि गुण का सहज ही समावेश हो जाता है। चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, आपसी संवाद हो, तो वहाँ पर ध्वनि गुण स्वाभाविक रूप से आ जाता है। कवि अपनी कविता के गायन में उसका प्रयोग करता है, जो अभिनेता है वो नाटक के मंच पर उसका प्रयोग करता है, या वाचिक जो बोलने वाला व्यक्ति है वो उसका प्रयोग करता है, अपने भाषण में उसका प्रयोग करता है। तो जो ध्वनि गुण है ये स्वाभाविक रूप से ही भाषा में शामिल हो जाते हैं। चाहे हमारे मन के जो भाव हैं, घृणा है, क्रोध है, प्रेम है, उत्साह है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अपने भावों को अभिव्यक्त करने में कहीं पर बलाघात का हम प्रयोग करते हैं, कहीं पर सुर का प्रयोग करते हैं, कहीं पर हम वृत्ति आदि का प्रयोग करते हैं। और ये प्रयोग करने के लिए हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, ये अपने आप स्वाभाविक रूप से हमारी वाणी को प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। तो ये बात हम ध्यान में रखें कि ध्वनि गुण इनकी बहुत सार्थकता है। इनके सहज समावेश से ही अर्थ के अनेक आयाम उभरते हैं। जब हम प्रश्नात्मक सुर में बोलने पर सामान्य अर्थ की दिशा ही बदल जाती है, यानी हम अगर प्रश्नात्मक सुर में बोलेंगे तो क्या होगा? उसकी दिशा बदल जाएगी। मैं ये कहूँ कि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ क्या दिल्ली दूर नहीं है या दिल्ली दूर नहीं है और प्रश्न मार्क लगा देती हूँ या प्रश्न चिन्ह लगा देती हूँ, तो क्या होगा? उस वाक्य की दिशा ही बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि गुणों का जो प्रभाव है ये संपूर्ण उस काव्य पर या साहित्य पर या हमारे भावों पर इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है, ये आप ध्यान में रखें। तो ध्वनि गुणों का जो नैसर्गिक या स्वाभाविक रूप से हम प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ इसका शास्त्रीय और शैक्षिक रूप से भी प्रयोग किया जाता है, यानी शास्त्रीय दृष्टि से भी और इसके साथ साथ शैक्षणिक दृष्टि से भी इसका प्रयोग होता है। शास्त्रीय दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से कैसे? जैसे मान लीजिए हम किसी
कहीं पर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए। स्कूलों में समय समय पर टीचर एजुकेशन के लिए क्लासेस ली जाती हैं, उनके स्पेशल कोर्स दिए जाते हैं। वो किस लिए दिए जाते हैं? अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए। इसके लिए हम बीएड के उदाहरण भी दे सकते हैं। जो बीएड की टीचर ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी तो यही सिखाया जाता है कि किस बात को कैसे अभिव्यक्त किया जाए। यानी ये नैसर्गिक रूप से तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ शास्त्रीय दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से भी इसका अपना एक विशेष महत्व है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ध्वनि गुणों के प्रयोग से ही भाषा की अर्थ शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। तो इस संदर्भ में डॉक्टर करण सिंह की परिभाषा आपकी पुस्तक में भी दी गई है, आप चाहें तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण को सीखने के लिए ध्वनि गुणों का ज्ञान और परिचय बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि भाषा विशेष को सीखने में हम उसकी ध्वनियों के गुणों पर ध्यान दे सकेंगे। चाहे वो देशी भाषा है, विदेशी भाषा है, उसके बोलने में ध्वनि गुणों का अगर अभ्यास नहीं होगा तो उच्चारण भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ध्वनि गुण या स्वन गुणों की भाषा में अपना एक विशेष महत्व है, अपनी एक विशेष सार्थकता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि स्वन गुण या ध्वनि गुण का ये जो आज हमने विशेष टॉपिक लिया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।